वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अधिगम की सीरीज़ में आज हम थॉर्नडाइक थ्योरी को डिस्कस करेंगे। थॉर्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत। और इस सिद्धांत को समझने के पहले आप ये जानिए कि सीखने के सिद्धांत के स्वरूप क्या हैं, उनके प्रकार क्या हैं, उनको किस बेस पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कि थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत है तो वो किस रूप में आता है, और जो और थ्योरीज़ हैं कोहलर-कोफ का और हल का सिद्धांत है टॉलमैन के, तो इनको अलग अलग वर्गों में जो रखा गया है उसका बेस क्या है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है इनका। तो इनको हमने दो भागों में डिवाइड किया है। एक है, ये सीखने के सिद्धांत हैं, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, और दूसरा है स्टिमुलस थ्योरी, उद्दीपन सिद्धांत या संज्ञानात्मक सिद्धांत, कॉग्निटिव थ्योरी भी इसको कहते हैं। तो ठीक है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी मतलब एसआर थ्योरी, और दूसरी है एसएस थ्योरी, उद्दीपन सिद्धांत। अब इनको देखिए किस बेस पर है ये। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी और एसआर थ्योरी। इसमें क्या होता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी के अनुसार जब भी व्यक्ति के सामने कोई समस्या जिसे स्टिमुलस उद्दीपन कहा जाता है या उद्दीपक कहते हैं, अगर आती है तो वो उसके समाधान के लिए विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करेगा, मतलब उनके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स करता है। पहले भी हमने बताया था कि जब अधिगम की क्रिया होती है तो उसमें 4 तत्व होने ज़रूरी हैं। ये मतलब लर्निंग के प्रोसेस में होते ही हैं। पहला है उद्दीपन, स्टिमुलस, उद्दीपन या उद्दीपक स्टिमुलस, फिर इसके अकॉर्डिंग जो क्रिया होती है उसको रिस्पॉन्स अनुक्रिया, और उद्दीपन अनुक्रिया, और फिर होता है प्रेरणा या प्रोत्साहन मोटिवेशन, और चौथा होता है पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट। तो ये 4 चीज़ें, ये 4 तत्व अधिगम की क्रिया में ज़रूरी होते हैं, इनका होना आवश्यक होता है। अब किसी क्रिया में ये होते हैं और किसी में नहीं होते। तो देखते हैं स्टिमुलस थ्योरी। इसमें क्या होता है, वो थी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। उसमें क्या था, उद्दीपन के अकॉर्डिंग ही अनुक्रिया हो रही थी। यहाँ पे क्या होता है, उद्दीपन सिद्धांत, स्टिमुलस थ्योरी, या जिसे संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। ये क्या है, एक तरह से उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के विरोध में उत्पन्न हुआ। मतलब कैसे, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है कि स्टिमुलस के अकॉर्डिंग जो सीखने वाला है, जो लर्नर है, वो उस अनुक्रिया को समझ लेता है, उसके माइंड में अनुक्रिया के साथ एक संबंध स्थापित हो जाता है, वो उसके माइंड में डेवलप हो जाता है, उसके मन में दिमाग में एक मैप विकसित हो जाता है। तो यहाँ पे वो कोई अनुक्रिया नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो संज्ञानात्मक सिद्धांत, मतलब उसका जो कॉग्निटिव मैप एक डेवलप हो रहा है। तो ये हो गया स्टिमुलस थ्योरी। अब इसमें देखते हैं कि इन दोनों थ्योरीज में कैसे क्लासिफिकेशन किया गया। आइए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये थ्योरीज ऑफ लर्निंग का क्लासिफिकेशन दिखाया गया है, और आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ पे मैं जो कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जैसे मैप वगैरह और कुछ इस तरह के डिस्कशन पॉइंट होते हैं, वो मैं वहाँ PDF दे दूँगी आपको। तो जैसा भी हो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थ्योरीज ऑफ लर्निंग, यहाँ पर देखिए ये है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ये हमने देखा पहले, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, और दूसरा है स्टिमुलस थ्योरी, उद्दीपन सिद्धांत। अब उद्दीपन सिद्धांत को फिर से 2 भागों में देखिए यहाँ डिवाइड किया गया। एक है क्लासिकल कॉग्निटिव थ्योरी और दूसरी है मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव मतलब यहाँ पर माइंड का डेवलपमेंट हो रहा है, उद्दीपन और अनुक्रिया मतलब जो एक संबंध स्थापित हो रहा है उसमें माइंड मतलब मस्तिष्क की भूमिका यहाँ पे महत्वपूर्ण है। और तो ये हो गया क्लासिकल कंडीशनिंग कॉग्निटिव थ्योरी, क्लासिकल कॉग्निटिव थ्योरी, और दूसरी है मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी। क्लासिकल में कौन से आते हैं, देखिए वर्दीमर, कोहलर-कोफ का, पियाजे, टॉलमैन,
ठीक है, इनको भी आगे हम डिस्कस करेंगे। और मॉडर्न में क्या है, ऑसबेल, ब्रूनर, बंडूरा, बॉल्स, बिंडरा, ये सब आते हैं। अब स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, ये देखिए ये दिखाई गई है यहाँ पर। ये क्या है, एक है रीइंफोर्समेंट थ्योरी और नॉन रीइंफोर्समेंट थ्योरी, मतलब पुनर्बलन सिद्धांत और अपुनर्बलन सिद्धांत। मैंने बताया कि 4 तत्वों का होना लर्निंग में ज़रूरी है, उद्दीपन, अनुक्रिया, प्रेरणा या प्रोत्साहन और पुनर्बलन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पुनर्बलन की बात की गई है। यहाँ पर इन थ्योरीज में जैसे थार्डनाइक की है, स्किनर, पैवलॉव, हल तथा मिलर, ये जो हैं इनमें पुनर्बलन का प्रयोग होगा। और यहाँ पर वॉटसन, गथरी, एट्स, ये सब इनकी जो थ्योरियाँ थी इन मनोवैज्ञानिकों ने दिया, इनमें था अपुनर्बलन सिद्धांत, इसमें पुनर्बलन का उपयोग नहीं होगा। आगे देखते हैं थार्डनाइक का संबंधवाद सिद्धांत। अब थार्डनाइक का सिद्धांत क्या था, इनका जो नाम है वो कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे प्रयत्न तथा भूल का सिद्धांत इसको कहते हैं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, इस नाम से भी अगर कभी प्रश्न आता है तो आप समझ लीजिएगा कि थार्डनाइक थ्योरी की बात हो रही है। इसी को संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं और इसी को उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। बॉन्ड थ्योरी, एसआर बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं, हमने देखा आगे स्टिमुलस रिस्पॉन्स में इसको वर्गीकृत किया गया है। इन सभी नामों से इसको जाना जाता है। तो ये हो गए थार्डनाइक के विभिन्न प्रकार के नाम, प्रयत्न तथा भूल का, संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, एसआर बॉन्ड थ्योरी, ये सब। थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन 1898 में 1898 में इन्होंने पीएचडी की थी। अपने पीएचडी शोध प्रबंध जिसका शीर्षक था एनिमल इंटेलिजेंस, इसमें पशु व्यवहार के अध्ययन के फलस्वरूप किया। ये अपना पीएचडी प्रोसेस कर रहे थे, तो जो इनका एक शीर्षक था पीएचडी में प्रपोजल तैयार किया जाता है एनिमल इंटेलिजेंस, उसमें इन्होंने इसका अध्ययन किया था। अब थार्डनाइक ने जो प्रयोग किया, इन्होंने अपने प्रयोगों को बिल्लियों, चूहों और मुर्गियों इन सब के ऊपर किया। तो थार्डनाइक का जो ये प्रयोग था, ये एक भूखी बिल्ली के ऊपर था। उन्होंने वैसे भी एनिमल इंटेलिजेंस का था, उनका पशु व्यवहार का अध्ययन किया था, तो जो ये प्रयोग था ये एक भूखी बिल्ली के ऊपर था। इन्होंने अपना एक प्रयोग किया था। इस प्रयोग के आधार पर ही उन्होंने कुछ नियम बताए थे। आइए देखते हैं तो इनका प्रयोग क्या था। उसने क्या किया, भूखी बिल्ली को एक ऐसे पिंजरे में बंद कर दिया जिसका दरवाज़ा एक खटके को दबाने से खुलता था। खटका मतलब लैच, उसमें कुछ ऐसा एक लैच था जिसको खोलने से दरवाज़ा खुल जाता था। और पिंजरे के बाहर प्लेट में खाना ऐसे रख दिया कि बिल्ली खाने को अंदर से ही देख सकती है कि खाना बाहर रखा है और उसको वो स्मेल भी कर रही है, उसको खाने की स्मेल आ रही है। अब वो खाना प्राप्त करने के लिए पिंजरे से बाहर आने के लिए प्रयास करना चाहेगी, क्योंकि खाने को उसको प्राप्त करना है। तो पिंजरे में क्या किया, बिल्ली ने बहुत सारी क्रियाएं की। उसने इधर उधर दौड़ लगाई, पिंजरे की जो डोरी वगैरह थी और उसके जो सलाखें थी, इनको उसने खींचना शुरू किया और खटका, उस पर भी उसका हाथ पैर पड़ा, उसको खोलने का प्रयास किया। तो इस तरह काफ़ी प्रयास उसने किए, काफ़ी उछल कूद उसमें मचाई पिंजरे के अंदर, और काफ़ी प्रयास के बाद बिल्ली अनजाने में ही खटके को खोलने में सफल हो जाती है। अब जैसे पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाता है, तो इस तरह से बिल्ली ने कई बार प्रयास किए, पुनः उछल कूद की तथा जल्दी ही खटके को खोलने में वो सफल हो गई। तो इस प्रकार थार्डनाइक ने देखा कि बिल्ली अब क्या है, अनावश्यक तथा अवांछित क्रियाओं को कम करने लगी। अब उसको पता लग गया कि मुझे लैच को, जो खटका है, उसको किस तरह से खोलना है। तो इसलिए उसने क्या किया, बहुत ज़्यादा अनावश्यक क्रियाएं नहीं की और तुरंत ही उसने लैच को दबाया और खुल गया और खाना अपना प्राप्त कर लिया। तो इस तरह से वो खटके को दबाकर दरवाज़ा खोलने में निपुण हो गई। तो थार्डनाइक ने निष्कर्ष निकाला कि उद्दीपन व वांछित अनुक्रिया के बीच एक बॉन्ड बन गया है, कि मतलब एक स्टिमुलस यहाँ पर और अनुक्रिया, इन दोनों के बीच एक बॉन्ड बन जाता है। अब जो थार्डनाइक का संबंधवाद का सिद्धांत था, इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, ड्राइव, चालक। इस प्रयोग में भूख ने चालक का कार्य किया,
जिसे पिंजरे के बाहर रखे भोजन ने अधिक सक्रिय किया। अगर भूख ना होती उसको तो क्या वो भोजन के लिए प्रयास करती? या कोई भी कभी प्रयास करेगा? अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो तो वो कभी नहीं करेगा। तो ड्राइव का मतलब ये हुआ कि वो उसको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। दूसरा है लक्ष्य। ये इन्होंने अपने पॉइंट बताए इस प्रयोग के आधार पे। लक्ष्य, जिसको गोल कहते हैं, थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग में पिंजरे से बाहर आकर भोजन प्राप्त करना ही बिल्ली का लक्ष्य था। जो इसमें क्या था कि भूखी बिल्ली को उसने अंदर रखा था और भोजन को बाहर रखा था। तो और बिल्ली का टारगेट क्या था कि भोजन को हमें प्राप्त करना है। तो यही यहाँ पर लक्ष्य हुआ। तीसरा है अवरोध, ब्लॉक। इस प्रयोग में बिल्ली को पिंजरे में बंद करके रखना ही बिल्ली के लक्ष्य की प्राप्ति में अवरोध था। अगर वो खुली रहती बाहर तो भोजन को आसानी से प्राप्त कर लेती, लेकिन यहाँ पर पिंजरा क्या था? उसकी लक्ष्य प्राप्ति में बाधक था। ठीक है, तो ये हो गया इसके 3 पॉइंट। अब नेक्स्ट है अनियमित क्रियाएं। पिंजरा खोलने का तरीका जाने बिना बिल्ली ने अनियमित क्रियाएं करके बाहर आने का प्रयास किया। उसमें उसने काफ़ी प्रयास किए। कुछ जो अनवांटेड चीज़ें थी उनको भी उसने दबाया, खींचा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये हो गई रैंडम मूवमेंट्स कि वो अनजाने में ही उन क्रियाओं को करती रही। अब नेक्स्ट है संयोगवश सफलता। इसमें क्या है? तरह तरह के लगातार किए गए प्रयासों के दौरान संयोगवश बिल्ली पिंजरे का दरवाज़ा खोलने में सफल हो जाती है। कई प्रयास उसने किए, अंत में उसको सफलता मिल गई। तो ये हो गया। और फिर नेक्स्ट है सही अनुक्रिया का चयन, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट। धीरे धीरे बिल्ली ने क्या किया? खटके को दबाने का सही ढंग से पहचान लिया कि कैसे मुझे इसको दबाना है और कैसे ये खुल जाएगा पिंजरे का दरवाज़ा। तो यहाँ पर उसने क्या किया? सही अनुक्रिया को पहचान लिया। और फिर है नेक्स्ट है इसका फिक्सेशन, दृढ़ीकरण। अंत में बिल्ली ने सभी गलत अनुक्रियाओं का त्याग करते हुए खटके को दबाकर खोलने के ढंग को सीख लिया और केवल इसी सही अनुक्रिया को उसने सुदृढ़ किया। तो ये हो गया, गलत अनुक्रियाओं को उसने त्याग दिया और खटके को दबाकर खोलने के ढंग को सीख लिया। तो यहाँ पर ये इनके 7 स्टेप्स इन्होंने बताए कि जो अपने प्रयोगों के दौरान इन्होंने निकाले कि ये निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, तो अब और देखते हैं कि इनके नियम क्या थे। थॉर्नडाइक का जो प्रयत्न और भूल का सिद्धांत था, देखिए कई नामों से इसको रखा गया है। थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का प्रयत्न भूल सिद्धांत। तो ये एग्जाम में इन्हीं डिफरेंट नामों से पूछे भी जाते हैं। तो इनके जो ये नियम थे, थॉर्नडाइक का प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, इनके 2 नियम थे। पहला था सीखने के मुख्य नियम, मेजर लॉज ऑफ लर्निंग, और दूसरा सबऑर्डिनेट लॉज ऑफ लर्निंग, मतलब सीखने के सहायक नियम। मुख्य नियम जिनकी मेन रोल में, मेजर पार्ट में इनकी भूमिका होगी, और दूसरे थे सहायक नियम, ये सहायक क्रियाओं के लिए कार्य करेंगे। तो ठीक है, अब इनको देखते हैं। और एग्ज़ाम में ये यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। 4 नियम आपको अगर दिए हैं तो उसमें से ये होगा कि ये कौन सा नहीं है। तो ये आपको सही से पता होना चाहिए और याद भी रहना चाहिए। तो देखिए, सीखने के मुख्य नियम, इसमें क्या है? 3 मुख्य नियमों की चर्चा की है। पहला है तत्परता का नियम, लॉज ऑफ रेडीनेस, और फिर है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, और तीसरा है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। तो सीखने का नियम मतलब तत्परता का नियम, यदि बालक सीखने के लिए तैयार नहीं है तो उसको नहीं सिखाया जा सकता है। तो यहाँ पे तैयार होना मतलब ज़रूरी है। तत्परता का नियम ये कहता है कि बालक को जो है तैयार नहीं होगा तो वो लर्निंग प्रोसेस नहीं कर सकता है। दूसरा है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम क्या होता है? अभ्यास का नियम इस तथ्य पर आधारित है कि अभ्यास से व्यक्ति में पूर्णता आती है। आप जानते भी हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट कहते भी हैं। इस नियम के अनुसार अभ्यास करने या दोहराने से स्मरण शक्ति मजबूत होती है। इसी को क्या है, थॉर्नडाइक ने उपयोग का नियम भी कहा है, लॉ ऑफ यूज़। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि किस नियम को उपयोग के नियम से जाना जाता है। तो गलत नहीं करिएगा, अभ्यास के नियम को ही उपयोग का नियम भी कहते हैं। शिक्षकों को बीच बीच में जैसे जब लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, शिक्षण, अधिगम क्रिया,
क्लासरूम में चल रही है तो छात्रों से सीखे गए कार्य जो कि वो पहले सीख चुके हैं उनको दोहराने का सुझाव देना चाहिए और अभ्यास भी करवाते रहना चाहिए। जैसे गणित, विज्ञान, इस तरह के विषयों में क्या होता है कि अभ्यास करवाते रहने से वो उनका रिपीटिशन होता रहता है, तो उनकी स्मरण शक्ति, अभ्यास करने की शक्ति और विषय को समझने की शक्ति में क्या होता है, मजबूती आती है। उनका वो विषय में कमांड ज़्यादा हो जाता है, स्ट्रॉन्ग, उनका सब्जेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये हो गया अभ्यास का नियम, ये सभी जगह ज़रूरी होता है। चलिए नेक्स्ट है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नियम है। इस नियम के अनुसार व्यक्ति किसी अनुक्रिया या कार्य को उसके प्रभाव के आधार पर सीखता है। ठीक है, तो ये हो गया लॉ ऑफ इफेक्ट। इसमें क्या होता है, किसी कार्य या अनुक्रिया का प्रभाव व्यक्ति में या तो संतोषजनक होता है अथवा असंतोषजनक होगा। अगर उसके मन का है तब तो उसे संतोष मिलेगा, और अगर मन के विपरीत होता है तो क्या होगा, उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी, और इससे क्या होगा, खींच उत्पन्न होगी। तो प्रभाव संतोषजनक अगर होता है तो व्यक्ति उस कार्य को सीख लेता है, उसका उसमें इंटरेस्ट आता है, और प्रभाव ना होने पर वो क्या है, बिल्कुल भी कोई दोहराना भी नहीं चाहेगा। तो यही होता है, अगर हमें भी अगर कोई काम पसंद है तो हम उसे करना पसंद करेंगे, नहीं है तो कभी भी उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहेंगे। तो ये हो गया प्रभाव का नियम। तो थॉर्नडाइक ने जब ये प्रभाव का नियम दिया तो कुछ आलोचनाएं भी आईं। तो 1930 में इन्होंने अपने इस सिद्धांत का फिर से करेक्शन किया, संशोधन किया। इन्होंने बताया कि जैसे पुरस्कार, अगर किसी को पुरस्कार मिलता है तो क्या होता है, वो उत्साहित होता है, सीखने की और करने की, आगे बढ़ने की उसमें चेष्टा उत्पन्न होती है। लेकिन अगर दंड मिले तो क्या होगा, वो हमेशा डरा हुआ रहेगा, उस काम को कभी नहीं करना चाहेगा। तो दंड का इफेक्ट ये हुआ। तो इन्होंने जो अपना करेक्शन किया उसमें बताया कि इन्होंने संशोधन किया, इन्होंने बताया कि पुरस्कार से उद्दीपन अनुक्रिया संबंध मजबूत होता है परंतु दंड से कमज़ोर नहीं होता है। फिर इन्होंने अपना करेक्ट करके ये चीज़ इसको क्लैरिफाई किया। अब सीखने के सहायक नियम, ये तो मुख्य नियम हो गए 3, और फिर हैं सीखने के सहायक नियम। इनको क्या है, इनको बोलते हैं सबऑर्डिनेट लॉज ऑफ लर्निंग। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में ये भी काफ़ी पूछे जाते हैं। सुपर टेट की परीक्षा हो या कोई भी परीक्षा हो, अधिगम का चैप्टर मतलब यहाँ से 4-5 क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं पूरे लर्निंग चैप्टर से, कोई भी पेपर हो। और आप एक बार इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए और आपका वो गलत हो जाए, क्योंकि आपका जब कॉन्सेप्ट ही इतना क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है, इजी हो टफ हो, वो कुछ भी मायने नहीं रखता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला क्या नियम है, बहु अनुक्रिया का नियम, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। यह नियम क्या बताता है कि किसी भी सीखने की परिस्थिति में व्यक्ति अनेक अनुक्रियाएं करता है। इससे कुछ अनुक्रियाएं जो लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक नहीं होती हैं उन्हें व्यक्ति भूल जाता, और अनुक्रिया जो लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होती है उसे वो सीख लेता है। मगर अगर जैसे उसके सामने कोई टारगेट है तो अगर उसको वो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तब तो ठीक है, उनको वो सीखने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर लक्ष्य की प्राप्ति में नहीं होती है, उससे बाधक है, तो वो उस क्रिया को भूल जाता है। इस नियम के अनुसार बहु अनुक्रिया का क्या होता है कि छात्रों को कक्षा में सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हमेशा क्या है, शिक्षक, एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो अपने छात्रों को मोटिवेट कर सके, उनमें प्रेरणा, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सके, कभी भी उनको डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। अच्छे शिक्षक की यही निशानी है कि आगे बढ़ो, क्यों नहीं कर पाओगे, ये चीज़ होनी चाहिए। तो उनको आगे बढ़ने के लिए, सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे वो क्या करेंगे, बहुत सारी अनुक्रियाएं करेंगे और उनको सीखने में मदद मिलेगी। तो इस तरह से ये हो गया बहु अनुक्रिया का नियम। नेक्स्ट है मानसिक वृत्ति या मनोवृत्ति का नियम, प्रिंसिपल ऑफ मेंटल सेट और एटीट्यूड। यह नियम बताता है कि शिक्षण की प्रक्रिया बहुत हद तक व्यक्ति की मानसिक वृत्ति तथा मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। मतलब मेंटल सेट, ये क्या होता है
कि जैसे क्लासरूम में जब कोई प्रोसेस चल रहा है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, तो वे टीचर को चाहिए कि कक्षा का वातावरण इस प्रकार का रखें कि बालक के जो माइंड में है वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड आए उसमें, और बिना तनाव के, उसको कोई तनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि तनाव होगा तो वो सीखने का, लर्निंग का प्रोसेस में आगे नहीं बढ़ सकेगा। लेकिन अगर उसमें एक धनात्मक प्रेरक है टीचर के प्रति, उसमें कोई डर की, झिझक की भावना नहीं है, तो वो अपनी उत्सुकताओं को, अपने जो सवालों को, उनका जवाब पूछ सकता है बिना हिचक के। तो यही हो गया मानसिक वृत्ति या मनोवृत्ति का नियम, ये पॉजिटिव ही होना चाहिए। नेक्स्ट है तत्व प्रबलता का नियम, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपेटेंसी ऑफ एलिमेंट्स। इस नियम के अनुसार किसी भी सीखने की परिस्थिति में सुसंगत तथा असुसंगत दोनों ही तरह के तत्व होते हैं, जिनकी प्रबलता या सार्थकता अलग अलग होती है। सुसंगत तत्वों को व्यक्ति अलग कर लेता है क्योंकि इनकी सार्थकता अपेक्षाकृत अधिक होती है। यानी जो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं उनको शिक्षार्थियों को क्या है पहले बताएं। जैसे अगर हम तुलनात्मक रूप से किसी चीज़ को कुछ पढ़ा रहे हैं छात्रों को, तो जो उनके लिए महत्वपूर्ण हैं, जो उनके लिए आगे चलकर उपयोगी हैं, उनको पहले बताना चाहिए, और जो कम महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको बाद में बताना चाहिए। बताना सभी चीज़ चाहिए, लेकिन उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये हो जाएगा कि शिक्षार्थी ये समझ जाएगा कि हाँ, ये मेरे लिए, ये मतलब ये जो तत्व है ये प्रबल, ये ज़्यादा सुसंगत है, और इसको वो सीखने के लिए ज़्यादा चेष्टा करेंगे। तो ये हो गया तत्व प्रबलता का नियम। तो ठीक है, ये हो गया इनका थर्ड। अब और है इनका फोर्थ जो है अनुरूपता या सादृश्यता का नियम। ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एनालॉजी और सिमिलैरिटी। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। सादृश्यता का नियम ये आपका रीजनिंग में भी करते होंगे क्वेश्चन कि एनालॉगी के जो क्वेश्चंस आते हैं तो उसी बेस पर है। इस नियम के अनुसार व्यक्ति किसी नई परिस्थिति में वैसी ही अनुक्रिया को करता है जो उसके पूर्व अनुभव या पहले सीखी गई अनुक्रिया के सदृश होता है। मतलब यहाँ पर दो परिस्थिति, मतलब एक परिस्थिति जिसमें वो पहले सीख चुका है और दूसरी परिस्थिति जिसमें वो प्रयास कर रहा है। तो नई परिस्थिति में पहले सीखी गई परिस्थिति का कितना % ट्रांसफ़र होगा, ये निर्भर करता है कि दोनों परिस्थिति में सामान्य तत्वों की संख्या कितनी है। अगर परिस्थितियाँ समान हैं तो जो पहले सीखा गया है, जो लर्निंग प्रोसेस ने उसने जो ज्ञान अर्जित किया है, वो उसको दूसरे जो कंडीशन है उसमें वहाँ पर भी वो अप्लाई कर सकेगा। तो ये हो गया सादृश्यता का नियम, प्रिंसिपल ऑफ एनालॉजी। नेक्स्ट है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इस नियम के अनुसार कोई भी अनुक्रिया जिसे करने की क्षमता व्यक्ति में है, एक नए उद्दीपन से भी उत्पन्न हो सकती है। यहाँ पे भी देखिए स्टिमुलस की बात की गई है, यानी किसी संवेदनशील परिस्थिति से जोड़कर प्राणी से, मतलब कोई भी ऐसी स्थिति है जो एकदम अलग है, संवेदनशील है, उसमें प्राणी से ऐसी कोई भी अनुक्रिया कराई जा सकती है जिसे करने में वो समर्थ है। तो ये हो गया साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। अगर व्यक्ति की क्षमता होगी तो वो उस चीज़ को जरूर करेगा। तो ठीक है, ये हो गए इसके मुख्य नियम हमने पढ़ लिए, और ये हो गए सहायक नियम, या इन्हीं को गौण नियम भी कहते हैं, सहायक नियम या गौण नियम। तो ये ठीक है, यहाँ पर ये हो गए। अब इसको देखते हैं कि थार्नडाइक के जो ये नियम हैं, ये इनका शैक्षिक महत्व क्या है। तो जैसे इनके सिद्धांत, मतलब इन्होंने जो अपने प्रयोग किए, फिर ये जो नियम बताए, उनसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कैसे ये सहायक होते हैं। तो इसके अनुसार ये सिद्धांत सीखने सिखाने से पहले सीखने वाले प्राणी को मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार करने की आवश्यकता बताता है। कहा क्या था? तत्परता का नियम। तो यहाँ पर मानसिक रूप से अगर कोई प्राणी तैयार है तो उसको सिखाया जा सकता है। फिर है सीखे गए ज्ञान तथा कौशल का बार बार अभ्यास करने
अथवा दोहराने की आवश्यकता पर बल देता है। अगर बार बार अभ्यास करवाया जाएगा तो वो उस चीज़ में परफेक्ट हो जाएगा। और है इसका, यह सिद्धांत गंभीर चिंतन वाले विषय जैसे गणित, विज्ञान, दर्शन है, समस्या समाधान, इन सब के अध्ययन में विशेष उपयोगी। यहाँ पर क्या होता है, बार बार अभ्यास कराया जाता है, दोहराया जाता है, तो इसमें क्या होता है, चिंतन भी किया जाता है। गणित है, विज्ञान है, इस तरह के विषय। तो यहाँ पर ये कुछ इनके महत्व हैं कि इनका यूज भी किया जाता है कि आज की कक्षा शिक्षण के दौरान इन नियमों का उपयोग भी होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज इस टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। और उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा ये टॉपिक, और आप मेरे साथ बने रहिए। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कुछ भी इसमें समझ में आया है या पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। वहाँ से आपको PDF वगैरह आप जैसा कहेंगे कमेंट करिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।